हेलो फ्रेंड्स। मैं पवन और आज हमारा सीटेट का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम क्लास 6 की एसएसटी की बुक ले रहे हैं। और एसएसटी की बुक में जो हम तीन बुक हैं, एक हिस्ट्री की है, एक ज्योग्राफी की है और एक सिविक्स की है। तो जो सिविक्स की बुक है, जिसका हिंदी में जो टाइटल है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, 9 अध्याय हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30-40 मिनट्स आप मान के चलो। लेकिन इस टाइम में अगर आपने इसको ठीक से देखोगे, ठीक से समझोगे, तो आपको ये पूरा बुक जो है ये क्लियर हो जाएगा। और आप इस बुक में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सीटेट में उसका आराम से आप उसका आंसर दे सकते हो। तो ये जो लेक्चर है, वैसे तो कंटेंट सारा हिंदी में है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी सुनकर चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि जो कीवर्ड्स तो काफ़ी चीज़ें सेम रहती हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो क्लास 6 की जो एसएसटी की बुक है, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो पार्ट 1, क्योंकि 6th क्लास है, 7th में पार्ट 2 और 8th में पार्ट 3 हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी कह सकते हैं हम इसको, कि विविधता की समझ। तो आप जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि विविधता क्या है, भारत में विविधता क्या है। तो आप सबको पता है ये चीज कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, और यहाँ पे जो लोगों की, चाहे हम भाषा कहते हैं, चाहे त्योहार है, रहन सहन है, खान पीन है, उनका पहनावा, उनकी ड्रेसिंग है, तो इनमें हमें डाइवर्सिटी, विविधता देखने को मिलती है। और भारत की जो डाइवर्सिटी है, यहाँ की जो विविधता है, इसको समृद्ध बनाती है तथा यहाँ के लोगों के जीवन को रोचक बनाती है। रोचक क्यों बनाती है? क्योंकि हमारे पास पहनने के, खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग फेस्टिवल है। तो ये सारी चीजें हमारे जो लाइफ है उसको बहुत ज्यादा रोचक बनाती है। और आप सबको पता है कि दुनिया भर से लोग यहाँ पे, यहाँ के फूड के लिए, यहाँ के ड्रेस के लिए, यहाँ के फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं। तो यही चीज हमें दुनिया में खास बनाती है। तो विविधता, डाइवर्सिटी का मतलब जहाँ पे अलग भाषा है, त्योहार है, बहुत सारी भाषाएं हैं, त्योहार है, अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, सबका रहन सहन, खान पान, पहनावा सब अलग है। तो यही हमारी विविधता है और इसी को हम विविधता कहते हैं। अब एक दूसरा वर्ड आता है गैर बराबरी, जिसको इनइक्वालिटी कहते हैं। तो आप देखोगे हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि 2 टाइम की रोटी, 2 टाइम का खाना खरीद के खा सके। और कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनको यही समझ में नहीं आता, उनके पास इतने पैसे हैं और उनको यही समझ में नहीं आता कि पैसे लगाए कहाँ पर। तो एक और गरीब और एक और अमीर, और दोनों में इतना ज्यादा जो गैप है, जो अंतर है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? गैर बराबरी। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी, विविधता और गैर बराबरी, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 में ही एक आपको वर्ड मिलेगा, फनेक। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये एग्जाम में आ जाते हैं अक्सर, कि फनेक क्या है? तो मणिपुर, जो हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है मणिपुर, वहां पे जो औरतों की जो ड्रेसिंग है, जो पहनावा है, उस पहनावे को हम क्या कहते हैं? फनेक। तो फनेक का मतलब आपको समझ में आ गया। मणिपुर की जो औरतों का जो पहनावा है, जो उनकी ड्रेसिंग है, उसको हम कहते हैं फनेक। फिर एक और वर्ड आता है जोहार। तो झारखंड के आदिवासी, जो वहाँ पे जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे जो लोग हैं एक दूसरे का अभिवादन करते समय जोहार बोलते हैं। जैसे शहरों में हम सब एक दूसरे से जब मिलते हैं तो अभिवादन करते समय हम क्या बोलते हैं उनको? हम हेलो बोलते हैं, हम हाय बोलते हैं। तो इसी तरीके से झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल जो एरिया है, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं एक दूसरे को? जोहार। तो अगर इसको याद करना है तो अब आप अपने दोस्तों से बात करोगे या फोन पे बात करोगे तो आप सब भी क्या बोलना? जोहार। तो ये शब्द आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जोहार मतलब क्या है? एक तरह की हम कह सकते हैं कि एड्रेसिंग है, अभिवादन है, जहाँ झारखंड के आदिवासी लोग एक दूसरे का अभिवादन करते समय क्या बोलते हैं? जोहार। ठीक है, जैसे हम सब नमस्ते और हेलो बोलते हैं। अब इस जो एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसमें इंडिया के 2 रीजन को लिया गया है, एक लद्दाख को लिया गया है और एक केरला को लिया गया है। तो सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में जानते हैं। आप में से कुछ लोग घूम के भी आए होंगे लद्दाख। तो लद्दाख क्या है कि जम्मू कश्मीर के ईस्ट में पड़ता है, पूरब में पड़ता है, पहाड़ियों में बसा एक क्षेत्र है। और अब तो आपको पता है कि इसको सेंट्रल टेरिटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।
और एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इतनी बारिश बिल्कुल नहीं होती, और साल के ज्यादातर समय ये बर्फ से ही ढका रहता है। और यहाँ पे पीने के लिए भी जो पानी होता है, गर्मी में जब बर्फ पिघलती है तो लोग उसको इकट्ठा करते हैं और वही पानी पीते हैं। तो इतनी ज्यादा वहाँ पे ठंडी होती है, और गर्मी में जो बर्फ पिघलती है लोग उस पानी का यूज जो है वो पीने के लिए करते हैं। और अब एक क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन है सी टेट में पूछ लिया जाता है कि जो बौद्ध धर्म है तिब्बत कैसे पहुंचा। तो तिब्बत कैसे पहुंचा? लद्दाख के रास्ते। तो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, लद्दाख के रास्ते होते हुए तिब्बत पहुंचा बौद्ध धर्म। ठीक है। और लद्दाख का एक और नाम है छोटा तिब्बत। तो लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत। ये दो क्वेश्चन है सी टेट में आ जाते हैं अक्सर, कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है। अब जो लद्दाख है दुनिया भर में क्यों फेमस है? ठीक है, क्यों? क्योंकि लद्दाख में एक खास किस्म की भेड़, इसको इंग्लिश में शिप बोलते हैं, पाली जाती है। और वो भेड़, उससे क्या मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है। अब इस पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और ये कहाँ पे बनाई जाती है? ये शॉल जो है कश्मीर में बुनी जाती है, जो बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो दुनिया भर में लद्दाख जो है अपनी इस पश्मीना ऊन की वजह से फेमस है बहुत ज्यादा, कि पश्मीना ऊन और उस ऊन से बनने वाले शॉल की वजह से लद्दाख पूरे दुनिया में फेमस है। ठीक है। यहाँ मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्मों के लोग रहते हैं। और एक और जो कीवर्ड है जो काफी इंपॉर्टेंट है, केसर सागो। तो ये क्या है? ये तिब्बत का एक ग्रंथ है, एक लिटरेचर आप कह सकते हैं कि एक ग्रंथ है जो लद्दाख में काफी लोकप्रिय है। तो लद्दाख और तिब्बत के जो कल्चर है काफी आप कह सकते हैं कि मिलता जुलता है। तो अब इसमें देखो, आपने कुछ वर्ड आपने देखे कि जो लद्दाख है दुनिया भर में क्यों फेमस है? पश्मीना ऊन की वजह से फेमस है। ठीक है। और केसर सागो क्या है कि एक तिब्बत का एक फेस्टिवल है। एक कहाँ का फेस्टिवल है? तिब्बत का फेस्टिवल है, जो लद्दाख में काफी ज्यादा लोकप्रिय है, काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है। तो लद्दाख के बारे में हमने इतना जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, केरल की बात करते हैं। तो कुछ लोग आप में से केरल भी गए होंगे। तो केरल साउथ इंडिया में पड़ता है, आप सबको पता है। अब जिस तरह से लद्दाख पश्मीना ऊन की वजह से फेमस है, उसी तरीके से केरल जो है दुनिया भर में लौंग, काली मिर्च, इलायची, जो ये मसाले हैं, इसकी वजह से केरल पुराने समय से ही पूरे दुनिया भर में फेमस रहा है। ठीक है। तो इन मसालों के कारण ही यह क्षेत्र, जो दुनिया भर के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। तो केरल विश्व भर में अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे पहले यहाँ पे अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। कौन से व्यापारी आए थे? कौन से मर्चेंट्स या ट्रेडर्स बोल सकते हैं? अरब के और यहूदी, जिसको हम क्या कहते हैं? जियूस। अब एक क्वेश्चन भी सीटेट में आता है कि ईसाई जो संत थॉमस, ठीक है, तो ये 2000 साल पहले केरल आए। और भारत में जो ईसाई जो धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? इस ईसाई सेंट थॉमस को जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। ठीक है, तो आप इनको याद रखना। और इब्न बतूता, इस नाम से गाना भी आपने सुना होगा। तो इब्न बतूता भी 700 साल पहले केरल आया, और यहाँ पे एक लेखक था। और यहाँ पे जो मुस्लिम जो समुदाय है उसके जीवन के बारे में लिखा, कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की बहुत ज्यादा इज्जत होती है। ठीक है। उसके बाद वास्को द गामा था, पुर्तगाली जो नाविक था, वो भी 1498 में केरल के कालीकट पे आया था। और केरल में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, बौद्ध, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो यहाँ पे किसकी खेती ज्यादा होती है? राइस, चावल की खेती ज्यादा होती है। और यहाँ के जो लोगों का जो मुख्य भोजन कौन सा है? मछली, सब्जी, चावल। ठीक है, तो ये यहाँ का मुख्य भोजन है। और यहाँ पे किस चीज की खेती होती है? चावल की ज्यादातर। चीनी वाला, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है, चीनी वाला क्या है? तो ये मछली पकड़ने का एक जाल है। नेट में मछली पकड़ी जाती है ना, तो ये मछली पकड़ने का एक जाल है, जिसको हम कहते हैं चीनी वाला। इसका प्रयोग केरल के लोग करते हैं। और चीनी चट्टी एक प्रकार का बर्तन है, जिसमें केरल के लोग भोजन को तलते हैं, खाने को तलते हैं। तो देखो दोनों में नाम क्या आ रहा है? चीनी। चीनी मतलब ये कहाँ से आए थे? ये चीन से आए थे, इस तरह के बर्तन।
ओणम, तो जिस तरह से पंजाब का जो फेस्टिवल है लोहरी है, उसी तरह से केरल का जो एक मुख्य प्रसिद्ध फेस्टिवल जो है, त्योहार है, ओणम है। तो इस दिन की क्या खासियत है? तो इस दिन केरल में जो नाव प्रतियोगिता का आयोजन होता है, नाव मतलब जो बोट होती है, तो उसका एक कंपटीशन होता है। तो नाव प्रतियोगिता का आयोजन होता है केरल में ओणम के समय। और एक बुक है भारत की खोज, जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जो बुक है, इसके ऑथर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे। भारत की खोज, इस पुस्तक के, इस बुक के जो ऑथर थे, लेखक थे। और इसमें उन्होंने किस चीज का जिक्र किया है? भारत में अनेकता में एकता का, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस चीज का विचार इन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया है। तो आज इस फर्स्ट चैप्टर में हमने लद्दाख के बारे में जाना, जो दुनिया भर में किस लिए फेमस है, वो अपने पश्मीना ऊन की वजह से। और जो बौद्ध धर्म तिब्बत कैसे पहुंचा, वो किसके रास्ते पहुंचा? लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। और केशर सागो क्या है? कि एक तिब्बती ग्रंथ है, जो लद्दाख में बहुत ज्यादा फेमस है। और केरल दुनिया भर में क्यों फेमस है? अपने मसालों की वजह से, इलायची, लौंग, ठीक है, तो दालचीनी, तो इन मसालों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। चीनी वाला क्या हो गई? मछली पकड़ने की जाल। चीनी चट्टी क्या हो गई? कि एक तरह का बर्तन जिसमें केरल के लोग भोजन तलते हैं। ओणम क्या है? केरल का एक फेस्टिवल है। और इस दिन यहाँ पे एक नाव प्रतियोगिता का आयोजन होता है। भारत एक खोज, ये बुक है, इसके ऑथर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें उन्होंने अनेकता में एकता का विचार, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो उन्होंने अपने विचार दिए हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट में एक गाना भी आता है, एक सॉन्ग जो लिखा है, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाकर जाना। तो आपको पता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था पंजाब में, तो 1919 को जो हुआ था, तो उसमें जितने लोग मारे गए थे, तो उन शहीदों की याद में ये गाना अक्सर गाया जाता है। अगर ये भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में गाना गाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, कि जिसमें स्पेशली क्या चीज थी? डाइवर्सिटी की बात की गई, अनइक्वेलिटी की बात की गई, फिर दो जो इंडिया के रीजन है, केरल है और लद्दाख है, इसका जिक्र किया गया। और दोनों की क्या खासियत है, वो हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, अब हम चैप्टर 2 पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 2, विविधता एवं भेदभाव, ठीक है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम कहते हैं। तो अगर हम बात करें, तो दुनिया भर में जो मेन जो रिलीजन है, तो टोटल 8 रिलीजन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी एंड ज्यूस। ये 8 रिलीजन जो मुख्य धर्म है। तो दुनिया के जो ये 8 धर्म है, ये सभी के, इनमें सभी रिलीजन के लोग हम कहते हैं इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि दुनिया भर के जो अलग अलग जो धर्म है, वो सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, जो अलग अलग टाइम में भारत में आए। अब एक वर्ड इसमें की आता है कि प्रीजुडिस या पूर्वाग्रह। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो ये अक्सर जो ये राय होती है, नकारात्मक होती है। लोगों को आलसी, चालाक, कंजूस, अच्छा बुरा आदि मान लेना ही पूर्वाग्रह है। तो कई बार हम किसी इंसान को, मतलब बिना जाने उसके बारे में हम राय बना लेते हैं। जैसे किसी ने हमसे कहा कि नहीं, वो इंसान खराब है, तो हमने उसके बारे में बिना उससे बात किए, बिना उससे कुछ पूछे, हमने राय बना ली कि नहीं, वो अच्छा नहीं है। तो जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं, तो और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह या प्रीजुडिस। तो ये अक्सर किस तरह की राय होती है? एक तरह की नकारात्मक थिंकिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पूर्वाग्रह हम इसे कहते हैं, कि जब हम किसी के बारे में हम पहले से ही कोई राय बना लेते हैं बिना उसके बारे में जाने समझे। अक्सर हमने भी हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो इसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह या प्रीजुडिस। ठीक है, एक वर्ड ये आता है चैप्टर 2 में। दूसरा आता है रूढ़िबद्ध धारणा, स्टीरियोटाइप। तो आपको ये वर्ड, आप इससे फेमिलियर होंगे, कि देश धर्म आदि के नाम पर जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं, या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा, स्टीरियोटाइप। जैसे हम अगर देश की बात करें, अमेरिका के लोग हैं, उनके बारे में हमारी अलग धारणा है। जापान के लोग हैं, उनके बारे में हमारी अलग धारणा है। पाकिस्तान के लोग हैं, उनके बारे में हमारी अलग धारणा है। ठीक है, तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है, इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप।
इसी तरीके से जो हमारे लोग थे पहले, हम कहते हैं ना रूढ़िवादी लोग, तो वो इस तरह की धारणा बना के रखते थे कि नहीं, औरतें घर में काम करेंगी, आदमी बाहर काम करेंगे। तो इस तरह की जो थिंकिंग है, जब हम देश धर्म लिंग आदि के नाम पर जब इस तरह की जो धारणा, एक छवि अपने मन में बांध लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा या स्टीरियोटाइप हम इसको कहते हैं। ठीक है। अब एक आता है खास जरूरत वाले बच्चे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, जो हैंडीकैप है, आज के टाइम में हम देखें तो उनको ये नाम दिया गया है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या खास जरूरतों वाले बच्चे। और इसमें एक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन भी है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो विद्यालय क्यों नहीं जा पाती। तो स्टार्टिंग जब आप देखोगे तो उसमें यह है कि नहीं, क्या धर्म की वजह से तो नहीं जाती, तो नहीं। अब उसका आंसर क्या है कि मुस्लिम लड़कियां जो है स्कूल क्यों नहीं जा पाती, गरीबी के कारण, संसाधनों की कमी के कारण। ठीक है, गरीबी के कारण वो, मेन क्या है, गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है, तो आज का आंसर है गरीबी के कारण। अब एक आता है वर्ड, आता है दलित, अछूत। ठीक है, अनटचेबिलिटी आपने सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है दबाया गया, कुचला गया, जिनको कई सैकड़ों सालों से जिनको दबाया गया हो, कुचला गया हो, तो उनके लिए जो शब्द दिया गया है दलित। और ये लोग किससे रिलेटेड होते हैं, किस कैटेगरी से, अनुसूचित जाति, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, एससी। अब एक और आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म बंबई प्रांत में हुआ, और इनकी जाति क्या थी, महार जाति था, और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो जो बंबई है, आजादी से पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को एक ही नाम से जाना जाता था, दोनों एक ही स्टेट थे जिसको कहते थे बंबई। आजादी के बाद इनको दो अलग अलग भाषा के आधार पर गुजराती, जिनकी भाषा थी गुजरात, बना दिया गया, और जो मराठी थे उनको महाराष्ट्र। तो बंबई को दो स्टेट में डिवाइड कर दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इनका जो जन्म हुआ था बंबई प्रांत में, किस जाति में हुआ था, महार जाति में हुआ था। और आगे चल के इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 में आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये चीज, जो चैप्टर 2 की जो मेन ये पॉइंट्स हैं, तो ये चीज है, इनमें से चीजें आ सकते हैं कि दलित की मीनिंग क्या है। ठीक है, या अंबेडकर जी का आ सकता है, किस जाति से थे, कहाँ जन्म हुआ, पूर्वाग्रह या प्रीजुडिस क्या है, स्टीरियोटाइप क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 सरकार क्या है, गवर्नमेंट के बारे में इसमें बात की गई है। तो जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, या राष्ट्रीय सरकार कहते हैं, जैसे भारत सरकार। ये पूरे देश स्तर पर काम करती है। ठीक है, पूरे कंट्री लेवल पे काम करती है। फिर दूसरी गवर्नमेंट है जो भारत में जैसे अलग अलग स्टेट हैं, तो जो स्टेट लेवल पे काम करती है उसको स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, पंजाब की सरकार है। ठीक है, फिर तीसरा आता है स्थानीय स्तर। ठीक है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश में। जैसे गांव में जो पंचायतें होती हैं, शहर में जो नगर निगम होता है, मोहल्ले की सरकार। तो इस तरह की जो सरकार है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पे आप कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार भी बोलते हैं। अब देर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके स्तर तो हैं, लेवल तो गवर्नमेंट के 3 लेवल हो गए, राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। और इसके टाइप्स हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं इसके। एक हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक जिसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। और राजतांत्रिक जो होती है इसको हम मोनैर्की कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे राजा का शासन होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया में आज हम देखते हैं किंग जोंग, या आप अरब में जाओगे तो वहां पे जो है, तो मोनैर्की जहाँ पे राजा का शासन होता है, और लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे जनता का शासन होता है। तो इस 2 तरह की सरकारें होती हैं। ठीक है, तो सरकार के जो लेवल हैं, जो स्तर हैं, 3 है। नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट। और इसी तरीके से इसके 2 टाइप्स हैं, लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक, डेमोक्रेसी, और दूसरा क्या है, मोनैर्की। फिर एक आता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। कि प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो
वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अभी होता क्या है, तो इस व्यवस्था में लोग सीधे भाग नहीं लेते, क्या करते हैं, अलग अलग एरिया से लोग अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उसको असेंबली में, पार्लियामेंट में भेजते हैं। ठीक है। और चुनाव की प्रक्रिया द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और मिलकर, और वही प्रतिनिधि अपने पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करता है और उस एरिया के लिए काम करता है। तो इसलिए हम अपनी जो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, अब प्रतिनिधि लोकतंत्र, या हम इसको कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है। तो अब एक चीज इसमें, एक वर्ड आता है जो अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, सफरेज मूवमेंट। ठीक है। तो 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका में वहां की जो फीमेल थी, उन्होंने एक आंदोलन किया। और किसने किया था? वोट के लिए, कि हमें भी जैसे मेल को, जैसे पुरुषों को वोट देने का राइट है, वैसे हमें भी वो राइट मिलना चाहिए। तो इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? सफरेज मूवमेंट। तो सफरेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। तो इसलिए इस मूवमेंट को क्या कहा गया? सफरेज मूवमेंट कहा गया। तो अमेरिका में औरतों को जो वोट देने का जो राइट है, कब मिला? 1920 में। और इंग्लैंड में वोट देने का राइट कब मिला? 1928 में। तो ये आप याद रखना, सफरेज मूवमेंट मतलब वोट देने का अधिकार। और ये कब हुआ? ये 20वीं सेंचुरी में यूरोप और अमेरिका की जो महिलाएं थी, उन्होंने अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस तरह के आंदोलन किए ताकि उनको वोट देने का राइट मिले। और अमेरिका में राइट जो मिला औरतों को 1920, और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कब मिला? 1928 में। फिर आता है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसमें सबसे पहले रंग भेद। तो आपको पता है कि रंग भेद क्या होता है, कि स्किन के कलर के आधार पर जब किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाए लोगों के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? रंग भेद कहते हैं। कि स्किन के आधार पे, कलर के आधार पे, आपके जो बॉडी का कलर है, काला गोरा। तो इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में एक कहानी है जिसके दो कैरेक्टर होते हैं, दो पात्र होते हैं, माया और हेक्टर। और दोनों कहाँ पे रहते हैं? साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। और वहां पे उनके साथ, वहां के लोगों के साथ इस तरह की रंग भेद हो रहा था। ठीक है। तो एक कहानी जो है, इसके जो दो कैरेक्टर हैं, माया और हेक्टर, और किसके ऊपर है? रंग भेद के ऊपर है। और किस तरह का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था? तो हेक्टर क्या था, कि जो साउथ अफ्रीका में जो यूरोप के जो गोरे लोग थे, ठीक है, वो जबरदस्ती साउथ अफ्रीका के लोगों पर अपनी भाषा, अफ्रीकांस भाषा, गोरे लोग जो थे, वो अपनी भाषा जो थी, अफ्रीकांस भाषा को सीखने, श्वेत लोगों की जो भाषा थी, अफ्रीकांस भाषा, श्वेत लोग, वहाँ के जो अफ्रीका के जो अश्वेत लोग थे, ठीक है, जो जिनका कलर डार्क था, उन लोगों पे जबरदस्ती इस भाषा को थोप रहे थे। जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर अंग्रेजी को थोप रहे थे, तो वैसे ही वहाँ के जो श्वेत लोग थे, अफ्रीकांस भाषा को वहाँ के लोकल लोगों पे थोप रहे थे। तो वहाँ के लोकल लोग थे, उसका विरोध कर रहे थे। तो उसमें से हेक्टर भी एक था, जो यूरोपीय लोगों की इस एक्शन का विरोध कर रहा था, कि हम पे इस तरह की भाषा ना थोपी जाए। आगे क्या हुआ, कि इस विरोध के दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई, और गोली लगने पर हेक्टर की डेथ हो गई। तो ये कब हुआ? 30 अप्रैल 1976 को। अब एक और चीज है, सोवेटा। सोवेटा क्या है? एक नया वर्ड आया। तो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जहां सिर्फ अश्वेत लोग रहते हैं, और जिनकी भाषा क्या है? जुलू। तो जुलू, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जुलू क्या है? ये साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो एक प्रांत है, वहां पे रहने वाले लोगों की भाषा है। तो साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज है जुलू। ठीक है। तो स्वेटा क्या है? स्वेटा साउथ अफ्रीका का एक शहर है जहाँ के लोग जुलू भाषा बोलते हैं। अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला, जो काफी फेमस हैं, ने इस रंग भेद के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया। और आखिर में जाकर 1994 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कि कर्नाटक में देखो, कृष्ण सागर बांध जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और मैटूर बांध कहाँ पर है? डैम जो है, ये तमिलनाडु में है। तो अक्सर कावेरी नदी के पानी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु में पानी की कमी है, तो कावेरी और तमिलनाडु और कर्नाटक में जो पानी की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में काफी कंट्रोवर्सी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो कृष्ण सागर बांध कहाँ है? कर्नाटका में। और मैटूर बांध जो है, ये तमिलनाडु में। और कंट्रोवर्सी किस चीज की है? कावेरी नदी जो है, रिवर है, उसके पानी को लेकर।
फिर आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज की हम बात करते हैं, चैप्टर 5। तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। ठीक है, गांधी जी ने भी कहा था कि जो भारत है गांवों में बसता है, क्योंकि यहाँ पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो अगर हमें गांवों को ठीक करना है तो वहाँ पे उनका एक इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि गांवों को और अच्छा किया जा सके। तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और यह व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर लागू होती है। पंचायत गांवों में होती है और नगर निगम या नगर पालिका शहरों में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राम सभा की बात करते हैं। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क का मतलब है कि आपने जैसे फिल्मों में भी देखा होगा, अक्सर पंचायतें होती हैं और उसमें लोग भाग लेते हैं। तो कौन से लोग, तो उस पंचायत में जितने भी लोग होते हैं उस पूरी सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ठीक है, उसमें वयस्क लोग मतलब जो लोग 18 साल, अपने उम्र के 18 साल जिन्होंने पूरे कर लिए हों, तो उन लोगों की जो सभा होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। किसी भी गांव में रहने वाले 18 साल से ऊपर के जो लोगों की जो एक सभा होती है गांव में, जो अक्सर पंचायतों के समय देखने को मिलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर गांव छोटे होते हैं तो दो तीन गांवों की एक पंचायत होती है, और कई बार गांव बड़े होते हैं तो एक गांव की अपनी एक पंचायत होती है। तो इसमें एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने पर लोग रोक लगाती है। जैसे कि जो जब पंचायतें होती हैं तो ऐसा नहीं होता कि पंच अपने आप से डिसीजन ले लें। लोग, जो ग्राम सभा के जितने भी उस गांव में रहने वाले 18 साल से ऊपर के लोग हैं, सबके साथ बातचीत होती है, डिस्कशन होता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो ग्राम सभा है, जो पंचायत है, उसको मनमाने ढंग से काम करने से रोक लगाती है। अगर मान लो पंचायत के लोग अपने मनमाने ढंग से काम करने लगे तो क्या होगा, इलेक्शन में जो ग्राम सभा है उनको वोट ही नहीं देगी और उनको हटा देगी। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने पर रोक लगाती है। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति देती है कि मीटिंग होती है, पंचायतें लगती हैं जैसे आपको पता है, और वहां पे ही किस काम को करना है नहीं करना, तो डिस्कशन के बाद ही ये निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृत करती है। गांव के लोग कहते हैं कि हाँ ये करो तो ठीक है, अगर मना कर देते हैं तो फिर नहीं होता वो काम। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आता है वाटरशेड। तो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, मतलब आपने सुना होगा वाटर कंजर्वेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटरशेड क्या है, एक प्रोग्राम है जिसमें पानी को कैसे बचाया जाए इस पे बात की जाती है। और चेक डैम क्या है, छोटे छोटे बांध बनाना। गांव साइड में जो छोटे छोटे बांध बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, चेक डैम। तो ये दो वर्ड आप याद रखना, वाटरशेड वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, और चेक डैम छोटे छोटे बांध बनाना, डैम बनाना। ठीक है, फिर एक आता है वार्ड पंच। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो एक गांव का जैसे एक प्रधान होता है, तो वो गांव भी अलग अलग वार्ड में बटी होती है, तो उसमें से भी इलेक्शन होते हैं। मान लो कोई गांव है तो उसको 4 एरिया में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो हर वार्ड से एक पंच खड़ा होता है जिसको हम वार्ड पंच कहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का गठन वार्ड पंच और सरपंच मिलकर 5 साल के लिए करते हैं। फिर पंचायत के 3 लेवल हो गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायतें होती हैं उनको जिला पंचायत बोलते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसको अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो उसको 10 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, तो उसको उस ब्लॉक को क्या कहते हैं, जनपद पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति कहते हैं। और एक एक पंचायत समिति में 30 गांव 40 गांव इस तरह से होते हैं। तो पंचायत समिति को कई ग्राम पंचायतों में बांटा जाता है। तो सबसे छोटी जो इकाई हो गई पंचायती राज की यूनिट है वो ग्राम पंचायत है, सबसे बड़ी जिला पंचायत, और जो बीच का जो है वो पंचायत समिति। तो जो भी प्रोग्राम बनाना है, जिला पंचायत इस तरह के प्रोग्राम बनाती है, फंड रिलीज करती है, तो वो पंचायत समिति को देती है और पंचायत समिति ग्राम पंचायत को देती है। तो एक जिला पंचायत है, कई गांवों में बटा होता है, और कई एक जिला पंचायत में कई सारे पंचायत समिति होती है, और एक पंचायत समिति में कई सारे गांव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पंचायती राज सिस्टम चलता है। अब मान लो एक जिला है, उसमें 10 पंचायत समिति हो गई, उसको 10 पंचायत समिति या ब्लॉक में डिवाइड किया गया, और हर पंचायत समिति में 40-40 विलेज है गाँव में। तो इस तरह से जो है डिसेंट्रलाइजेशन है, और अपने अपने लेवल पे सब काम करते हैं।
अब एक अवार्ड आता है निर्मल ग्राम पुरस्कार। तो पंचायत में उल्लेखनीय कार्य करने पे मिलने वाला ये पुरस्कार है कि जो पंचायतें होती हैं उनमें जो पंच है, जो वहाँ के प्रधान है, जो लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं अपने एरिया में, तो उनको एक पुरस्कार दिया जाता है, निर्मल ग्राम पुरस्कार। ठीक है, तो इस पुरस्कार को याद रखना। ग्राम मतलब गांव, गांव स्तर पर जो पंचायतें अच्छा काम करती हैं उनको ये पुरस्कार मिलते हैं। फिर इसके बाद हम चैप्टर 6 पे आते हैं, गांव का प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस चैप्टर में आप देखोगे तो दो लोगों की बात की गई है, एक मोहन जो गरीब किसान है और एक रघु अमीर किसान है। इस बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। इसके अलावा पटवारी की बात की गई है कि जमीन को, पटवारी का काम क्या होता है, जमीन को मापना, मतलब मेजरमेंट ऑफ लैंड, और इसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का काम होता है। तो पटवारी क्या है, एक आप कह सकते हो कि एक कर्मचारी है जिसका काम क्या है, एक सरकारी कर्मचारी है पटवारी, जिसका काम क्या है, वहां पे जो उस गांव की जो जमीन है उसका मेजरमेंट, उसको मापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का काम है। और पटवारी इसके अलावा क्या करता है, किसानों से भूमि कर लेता है, जो टैक्स उनके लैंड पे जो टैक्स होती है वो लेता है। और इसके अलावा उसके एरिया में जितनी भी फसल उगती है उसकी जानकारी सरकार को देता है कि उसके एरिया में कौन कौन सी फसल उगती है। ठीक है, ये काम पटवारी का है। इसके अलावा जो पटवारी होता है, जिस चीज पर इस रिकॉर्ड को लिखता है, जमीन के रिकॉर्ड को लिखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, खसरा। तो जिस रजिस्टर पे या जिस चीज पे ये रिकॉर्ड को लिखता है, तो उसको उसको नाम, उस रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, जिस पर ये रिकॉर्ड लिखता है, तो उसको हम कहते हैं खसरा। ठीक है, तो पटवारी जो है भूमि का रिकॉर्ड पटवारी खसरा पर लिखता है। तो पटवारी को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, ये नाम अलग अलग है जिस नाम से पटवारी को जाना जाता है। फिर जरीब, एक इस तरह के जो वर्ड आते हैं, जरीब, जरीब क्या है, तो एक लोहे की एक लंबी जंजीर होती है जिसका इस्तेमाल पटवारी जमीन या खेत को नापने के लिए करता है। तो जरीब क्या है, लोहे की जंजीर है जिसका यूज जो कौन करता है, पटवारी जमीन को नापने के लिए या खेत को नापने के लिए। तो भारत में सभी राज्य जिलों में बांटे गए हैं। भारत में अगर आप पूरे भारत की बात करो तो पूरा भारत अलग अलग राज्यों में बटा है, और जो अलग अलग स्टेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो ब्लॉक में डिवाइड है, और उस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, जनपद, तालुका या तहसील कहते हैं। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। अब एक एक्ट बना था, हिंदू एक्ट या हिंदू अधिनियम 2005। इस एक्ट में क्या बात की गई है कि इस कानून के अंतर्गत बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन का बराबर हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो ये कानून क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटे, बेटियों और उनकी जो माँ है, तो उनको बराबर का हिस्सा सबको दिया जाए परिवार में। सिर्फ बेटों को नहीं, बेटियों का भी हिस्सा है। तो ये हिंदू अधिनियम 2005 ये चीज कहता है। इसके बाद हम चैप्टर 7 पे आते हैं, नगर प्रशासन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की हमने बात की गांव के स्तर पर। अब हम शहरों की बात करते हैं, नगर प्रशासन। तो इस चैप्टर में यास्मीन खाला नगर निगम कर्मचारी हैं, और गंगाबाई आंदोलनकारी के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब नगर निगम जैसे गांव गांव स्तर पर, विलेज लेवल पे पंचायतें होती हैं, उसी तरीके से जो बड़े शहर होते हैं, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो संस्था होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे हम कहते हैं नगर निगम। तो बड़े शहरों में नगर निगम, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया। और जो छोटे शहर हैं, जो कस्बे हैं, जो अभी विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी पूरी तरीके से शहर नहीं बने हैं लेकिन प्रोसेस में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। तो जहाँ की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो हम ये कह सकते हैं कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक है, तो उसको हम नगर पालिका में आते हैं। और जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है तो वो नगर निगम में आते हैं, ऐसे एरिया। तो शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, तथा प्रत्येक वार्ड का एक निगम पार्षद होता है जिससे जनता चुनती है। तो आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ पे नगर निगम के इलेक्शन होते हैं, तो पूरी दिल्ली को अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है। 200+ अलग अलग वार्ड होते हैं, और उसमें हर वार्ड में एक निगम पार्षद खड़ा होता है जिसको जनता चुनती है। ठीक है, तो ये लोकल लेवल पे अलग से इलेक्शन होता है। सेंट्रल लेवल पे एमपी, स्टेट लेवल पे एमएलए, और लोकल लेवल पे जो होते हैं वो पार्षद होते हैं। अब इसमें एक चीज और बताई गई है, प्लेग एक बीमारी है जो सूरत में 1994 में आई थी, और ये हवा के जरिए फैलती है। ठीक है,
तो 1994 में सूरत में एक भयंकर प्लेग फैल गया था। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। फिर चैप्टर 8 में हम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या साधन है। तो इसमें हम देखते हैं इस अध्याय में रामलिंगन एक अमीर किसान है, तुलसी एक खेतीहर मजदूर और शेखर एक छोटा किसान। तो इन तीनों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कलपट्टू, तो कलपट्टू क्या है? तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित एक गांव है। तो तमिलनाडु में जो समुद्र के किनारे बसा एक गांव है जिसको कलपट्टू कहते हैं। और यहाँ पे जो मुख्य किसकी खेती की जाती है? धान या राइस की खेती की जाती है। तो कलपट्टू क्या है? तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसा एक गांव है जहाँ की मुख्य खेती क्या है? धान या चावल। कलपट्टू में चाय की दुकानों पर टिफिन मिलता है। तो टिफिन का मतलब क्या होता है? नाश्ते की हल्की फुल्की चीजें जैसे इडली डोसा। और पुदुपेट, कलपट्टू के निकट ही एक गांव है जिसका क्या नाम है? पुदुपेट। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? मछलियां पकड़कर अपनी जीवन आजीविका चलाते हैं पुदुपेट में। और जो क्वेश्चन कैटामरेन, ये अक्सर सीटेट में ये पूछ लेते हैं कि कैटामरेन क्या है। तो मछुआरों की एक खास तरह की छोटी नाव होती है जिसका प्रयोग वो मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं? तो इसको कहते हैं कैटामरेन। ठीक है, तो मछुआरों की छोटी नाव है जिसका प्रयोग वो मछली पकड़ने के लिए करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है। फिर नागालैंड जो बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट में एक भारत में स्टेट है, जो बिल्कुल लास्ट का जो स्टेट है ईस्ट का, तो उसको नागालैंड कहते हैं। तो नागालैंड के फेक जिले में चिजामी गांव में चकेशंग समुदाय के लोग रहते हैं और यह सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि चकेशंग समुदाय के लोग कहाँ पे रहते हैं, तो ये नागालैंड में रहते हैं। ठीक है, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं कहाँ रहते हैं? नागालैंड में। और ये सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। तो पहाड़ों को एक सीढ़ी की तरह शेप देकर उस पर जो खेती करते हैं तो उसको सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। सीढ़ी नुमा खेती चावल के लिए अच्छी होती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि किस तरह की जो खेती है चावल के लिए अच्छी होती है, तो सीढ़ी नुमा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और मॉनसून का जो समय है मछलियों के प्रजनन, ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि का होता है। तो मॉनसून का समय किस लिए उचित होता है? मछलियों के प्रजनन के लिए होता है। ठीक है, ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये आप याद रखना। इसके बाद हम अगर लास्ट चैप्टर पे आते हैं, शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन। तो सबसे पहले रेडीमेड कपड़ों का ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन जो है वो काफी बड़ी मात्रा में होता है। तो रेडीमेड कपड़ों का ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। दुकान चलाने के लिए शहरों में जो दुकान होती है ना आपके आसपास, तो दुकान चलाने का लाइसेंस कौन देती है? नगर निगम देती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेबर चौक, तो यहाँ दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं, लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। तो अक्सर आपने अपने आसपास देखा होगा कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे मजदूर इकट्ठा होते हैं और जिनको लेबर चाहिए होते हैं उस जगह पे जाके वहां से लेबर को ले जाते हैं। तो ऐसी जगह को लेबर चौक कहते हैं। कपड़ों को निर्यात करने वाली कंपनियों के पास दिसंबर से अप्रैल तक का ज्यादा काम होता है। ठीक है, जो हम कहते हैं कि कपड़ों का जो निर्यात करती हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं। कॉल सेंटर, तो यहाँ उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है, आप सबको भी पता है। और बच्चू माझी, इसमें कैरेक्टर है बच्चू माझी, जो एक रिक्शे वाला होता है जो बिहार से मिस्त्री का काम छोड़कर शहर में रोजगार की तलाश में आता है, बच्चू माझी। वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है जो शोरूम के लिए विभिन्न महानगरों से सामान खरीदने और बेचती हैं। ठीक है। निर्मला, निर्मला कपड़ा निर्यात करने वाली एक कंपनी में एक अस्थाई दर्जी है, मतलब अस्थाई का मतलब है परमानेंट नहीं है वहां पे। और सुधा विपणन एक बिस्कुट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, इनकी नौकरी पक्की है। तो आप देखेंगे कि ये जो 9 चैप्टर हैं, आप इसको एक दो बार फिर से आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं, फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस जो 6th क्लास की जो ये सिविक्स की बुक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, तो इसमें हमने स्टार्टिंग में हमने डाइवर्सिटी की बात की, फिर हमने गवर्नमेंट की बात की, उसके बाद फिर हमने जो विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो शहरों का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हमने समझा, हमने बात की। तो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लेबर चौक है, इसमें लद्दाख के बारे में है, केरल के बारे में है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो सरपंच और ये सारी जो चीजें हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पटवारी जो है,
तो ये कुछ जो वर्ड्स जैसे मैंने आपको बीच बीच में बोले, आप उसको याद रखना या उसको लिख लेना, तो सीटेट में इस तरह के ही जो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए और आपको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। और अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।